Good morning, everyone. So, today we are starting with chapter 2 of history, that is Socialism in Europe and Russian Revolution. तो इस चैप्टर में हम रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर 1 में हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन को पढ़ा था. तो सबसे पहले सोशलिज़म क्या होता है. सोशलिज़म का मतलब होता है कि सभी लोगों को इसमें क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. जैसे कैपिटलिज़म होता है, कैपिटलिज़म में इक्वल बेसिस पे नहीं मिलती है, लोगों की कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर पे नहीं मिलती है. किस तरीके से पे मिलती है उनको कि वो कहाँ जन्मे हैं. प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते हैं कैपिटलिज्म में, पर सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता. आपकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर आपको पे किया जाता है. द एज ऑफ सोशल चेंज. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने इसमें रीड किया था अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. चैप्टर 1 जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें हमने क्या पढ़ा, फ्रीडम के लिए लोग डिमांड कर रहे थे, अब लोग इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, रास्ते खोल दिए, ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वो स्ट्रक्चर्ड. अब जब फ्रांस के लोगों को रिवॉल्यूशन करके इक्वालिटी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, उधर से मोनार्की ख़त्म हो गई, मतलब राजा का रूल ख़त्म हो गया, तो बाकी लोग भी यही सोचेंगे कि हमारे इधर भी ख़त्म हो सकता है. तो एक तरीके से अब पूरे यूरोप में चेंजेस आने वाले थे. एज़ यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी. जब हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो हमने उसमें देखा था कि 3 एस्टेट्स में सब कुछ डिवाइड होता था. 3 एस्टेट्स होती थी. एक हमारी क्लर्जी की होती थी, दूसरी हमारी नोबेलिटी की होती थी, और तीसरी हमारी थर्ड एस्टेट होती थी. इसमें बाकी सारे लोग आ जाते थे जो इन दोनों में नहीं आए होते थे. इसमें हमारे राजा महाराजा वगैरह आते थे, इसमें प्रीस्ट्स वगैरह आते थे, और इसमें बाकी जितने भी लोग बचे होते थे वो आते थे. ये दोनों प्रिविलेज्ड सेक्शन हुआ करते थे. इन दोनों के पास सारे बेनिफिट्स होते थे, और ये लोग जो थे ये अंडर प्रिविलेज्ड होते थे. अगर टैक्स भी पे करना होता था तो ये थर्ड एस्टेट के लोग पे करते थे, और इन दोनों को ही पे करते थे. और ऊपर से ये इतने रिच भी नहीं होते थे. ज़्यादा रिच ये ही दोनों होते थे क्योंकि इनके पास ज़्यादा बेनिफिट्स होते थे. तो ये हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन में पढ़ा था. तो 18th सेंचुरी में हमारी सोसाइटी किस तरीके से ब्रॉडली डिवाइडेड थी एस्टेट्स में, और इसमें हमारे एरिस्टोक्रेट्स चर्च होते थे, वो ही सारी पावर उनके पास होती थी. इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, सब उन्हीं के पास होती थी. इकोनॉमिक पावर मतलब जैसे टैक्स भी लेना है तो वही लेते थे. सोशल पावर जैसे कि राजा वाजा की पोजीशन, जो भी बड़ी पोजीशन होती थी इन्हीं लोगों के पास होती थी. सडनली जब रिवॉल्यूशन होता है तो इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. पावर चेंज होती है फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से हट के, मतलब क्लर्जी नोबेलिटी से हट के थर्ड एस्टेट के पास भी पावर गई थी. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप और एशिया. यूरोप और एशिया में भी और वर्ल्ड के सारी जगहों पे भी अब लोगों ने ये आइडियाज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया था. कौन से आइडियाज़ को, कि फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए. न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड. मतलब कि क्या क्या राइट्स लोगों के पास होने चाहिए. एक इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, अपने लिए लोग राइट्स की डिमांड करने लगे कि राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू स्पीक होना चाहिए. ये सारे जो राइट्स थे अब लोग उनके लिए डिमांड करने लग गए. और सोशल पावर को कौन कंट्रोल करेगा हमारी कंट्री में, उसके लिए भी लोग अब आवाज़ उठाने लग गए थे कि राजा नहीं होना चाहिए, राजा हट के एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होनी चाहिए. राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ये इंडिया के हैं, और इसलिए ये जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में से ये दोनों डिस्कस कर रहे थे फ्रांस रिवॉल्यूशन की, क्या फ्रांस रिवॉल्यूशन से हम सीख सकते हैं और हम भी अपने इंडिया को, हमारी इंडिया क्या थी, एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो अब हमारी इंडिया को हम क्या कराना है. कॉलोनी मतलब गुलाम थे हम अंग्रेज़ों के, तो इस तरीके से ब्रिटेन से की खुद को कॉलोनी से हटवाने के लिए, मतलब उनकी कॉलोनी हम ना रहें, उनके गुलाम ना रहें, उसके लिए भी हम भी अब आवाज़ उठाने लगने वाले थे. तो राजा राममोहन रॉय ने, डेरोजियो ने भी काफ़ी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से चीज़ें देखी, सीखी. पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप की, मतलब पोस्ट रिवॉल्यूशनरी क्या हुआ कि जब रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ तो पूरे यूरोप में किस तरीके से बदलाव आए उन चीज़ों पर डिबेट की.
तो कॉलोनीज़ में भी, जैसे कि हमारे इंडिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, तो काफ़ी सारी कॉलोनीज़ में भी डेवलपमेंट हुई और ये आइडियाज़ को काफ़ी रीशेप करके और बेटर करके देखा गया। अब यूरोप में हर कोई चेंज नहीं चाहता था। हर कोई क्यों चेंज चाहेगा? अब जैसे कि जो राजा बना हुआ होगा पहले से, वो तो नहीं चाहेगा कि यह राजतंत्र हटकर, और मतलब जैसे कि कंजर्वेटिव्स होते थे, रेडिकल्स होते थे और लिबरल्स, ये 3 तरीके के लोग होते थे। रेडिकल्स में आते थे हमारे गरीब लोग जो होते हैं, पुअर्स हो गए, और इवन इनमें वुमेन भी इन्हीं में ही आती थी, ठीक है। और बाकी अगर हम लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स में हमारे रिच लोग तो आते थे, बट ये थर्ड एस्टेट के रिच लोग थे, क्योंकि थर्ड एस्टेट के पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स नहीं थे। जैसे कि इन तीनों एस्टेट्स में से अगर हम देखें तो जो ये क्लर्जी के लोग होते थे और ये नोबेलिटी के लोग, ये क्या होते थे, ये हमारे कंजर्वेटिव्स में आते थे। ये दोनों हमारे होते थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। कंजर्वेटिव्स कौन होते थे? ये लोग चाहते थे कि चेंजेस, सबसे पहले तो ये 18th सेंचुरी तक तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि चेंजेस कंट्री में आने चाहिए। उसके बाद जब ये एक्सेप्ट करने लग गए 19th सेंचुरी में, तो ये ऐसे चाहते थे कि धीरे धीरे चेंज आने चाहिए, ग्रेजुअल चेंज आने चाहिए, मतलब थोड़ा स्लो चेंज आए। ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ बदल दिया। राजा की, पहले राजा था और अब राजा की कोई इज्जत ही नहीं है, तो धीरे धीरे चेंज आने चाहिए। और चेंज आने के बाद भी जो पहले से जैसे जो बने हुए थे पोजीशंस थी, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओल्ड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारे कंजर्वेटिव्स होते थे, जिसमें हमारे क्लर्जी और नोबेलिटी आते थे। अब थर्ड एस्टेट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। थर्ड एस्टेट में एक पुअर लोग होते थे और एक हमारे बिग बिजनेसमैन वगैरह भी, रिच लोग भी होते थे। तो थर्ड एस्टेट के रिच लोग और पुअर लोग ये भी अलग अलग तरीके से डिवाइडेड हैं। जो गरीब लोग होते थे वो हमारे रेडिकल्स में आते थे, गरीब, और प्लस यहाँ पर वुमेन भी आती थी। और बात करें रिच की, तो रिच लोगों के पास, रिच लोगों में हमारे जो होते थे, इनको क्या बोलते थे? लिबरल्स। तो अब हम देखें तो ये जो तीनों एस्टेट है, क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में भी एक तरफ जो गरीब लोग हैं और एक तरफ अमीर लोग हैं। अब क्लर्जी और नोबेलिटी ये दोनों हमारे आते थे कंजर्वेटिव्स, थर्ड एस्टेट के गरीब लोग होते थे रेडिकल्स, और थर्ड एस्टेट के अमीर लोग होते थे हमारे लिबरल्स। तो यही 3 तरीके से डिवाइडेड था, एक कंजर्वेटिव्स, एक लिबरल्स और एक रेडिकल्स। इस पूरे चैप्टर में आगे चल के हम ये इनको डीपली पढ़ेंगे। अभी तक हमारा इतना ही समझना काफ़ी है कि कौन कौन होते थे। कंजर्वेटिव्स हमारे जो नोबल्स वगैरह होते थे वे होते थे, मतलब राजा वगैरह। रेडिकल्स में हमारे थर्ड एस्टेट के गरीब लोग होते थे, और लिबरल्स में हमारे थर्ड एस्टेट के अमीर लोग होते थे। What did these terms really mean in context of the time? ये इसके चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे। We will look briefly at some of the important political traditions. 19th century में यूरोप में क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रही थी सभी चीज़ों को। We will focus on one historical event. हम देखेंगे कि किस तरीके से एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी का, कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है, पूरी सोसाइटी में जो एरिस्टोक्रेट्स है, राजा हटके किस तरीके से गवर्नमेंट बनी। द रिवॉल्यूशन इन रशिया, रशिया का रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सोशलिज्म रशिया का ही एक दिया हुआ गिफ्ट है, सोशलिज्म वर्ड जो है वो हमें रशिया से मिला है, तो किस तरीके से उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सोशलिज्म इम्पोर्टेंट हो गया था 20th सेंचुरी तक आते आते। तो अब हम पढ़ते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स को। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अब सोसाइटी में चेंज कौन कौन चाहता था? लिबरल्स चाहते थे और साथ ही साथ हमारे रेडिकल्स भी चाहते थे। पर लिबरल्स के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर सभी रिलीजन को, मतलब हर एक धर्म को इक्वल माना जाए। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. अब उधर के जो लोग थे यूरोप के, वो एक अपने धर्म को ऊंचा मानते थे और जो पावर में होता था उसका धर्म ऊंचा, बाकियों का नीचा।
जैसे कि ब्रिटेन के लोग अपने चर्च को फेवर करते थे, जैसे जो इनका इंग्लैंड का चर्च था। बाकी ऑस्ट्रिया के या स्पेन के जो लोग होते थे वे कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि ये पावर, एक तो ये जो धर्म है सभी धर्मों को, सभी रिलीजन को इक्वल माना जाए। और लिबरल्स किस बात को अपोज कर रहे थे कि अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर, मतलब एक राजा है उसी की सारी बातें चलती है, उसी का ही सब कुछ चलता था। तो ऐसा ना हो कि एक सरकार बने, गवर्नमेंट बने और वो सभी लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करे, मतलब सभी लोगों की रक्षा करे, सभी लोगों को इक्वल माने। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि हम अपना एक अपनी एरिया से लोगों को चुनकर आगे भेजते हैं और वे जाकर एक पार्लियामेंट में मेंबर बनते हैं, एमपी बनते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इलेक्टेड हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनती है कि पार्लियामेंट में वो लोग बैठते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है। तो और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए। जुडिशरी कैसी, मतलब एक ऐसा जज होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो रूलर और ऑफिशियल से, मतलब कोई ऐसा नेता वेता नहीं होना चाहिए या कोई राजा ऐसा नहीं होना चाहिए जो जज को दबा दे, जज को दबाकर और अपनी चलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जज के पास सबसे हायर पावर होनी चाहिए। हाउएवर दे आर नॉट डेमोक्रेट्स। अब हम लिबरल्स की बात अभी कर रहे हैं, तो लिबरल्स को हम डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते। डेमोक्रेट्स क्या होता है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो डेमोक्रेट्स उन लोगों को बोलते हैं जिन्हें डेमोक्रेसी चाहिए होती है, जो चाहते हैं कि कंट्री में डेमोक्रेसी आए। और नॉट डेमोक्रेट्स मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लिबरल्स डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहते थे। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ, मतलब सभी लोग, यूनिवर्स पूरा यूनिवर्स, सभी लोग, एडल्ट मतलब बड़े, तो सभी बड़े लोगों के पास वोटिंग का राइट हो, राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। जो भी हमारे, जैसे हमारे इंडिया में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चलती है, 18+ का जो भी है वो वोट डाल सकता है, चाहे फिर वो मेल है, फीमेल है, या फिर रिच है, पुअर है, हर किसी के पास वोटिंग राइट्स होता है। तो दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो सिर्फ जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी है वो ही वोट डालने जाए, और ये नहीं चाहते थे लिबरल्स की वुमेन के पास भी वोटिंग राइट हो। ये सिर्फ चाहते थे सिर्फ प्रॉपर्टी जिस आदमी के पास है वो ही वोट डालने जाए। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, नॉट डेमोक्रेट्स, मतलब ये लोग डेमोक्रेसी नहीं चाह रहे थे। अब हम पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स कौन होते थे, ये हमारे डेमोक्रेट्स होते थे। ये लोग चाहते थे कि सभी लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स हो, मतलब गवर्नमेंट कैसे बने, मेजॉरिटी के बेसिस पर, मतलब हर एक पर्सन वोट करे जो वोट कर सकता है, मतलब जो एडल्ट हैं, चाहे फिर वो मेल है, फीमेल है, पुअर है, रिच है, हर कोई कंट्री की पॉपुलेशन का वोट करे और उसी के अकॉर्डिंग जिसको मेजॉरिटी में मिले जिस वोट्स, वो जीत जाए और वो सरकार चलाए। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट। वुमेन सफरेज मूवमेंट मतलब कि वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट्स की डिमांड रेडिकल्स लोग करते थे। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अब ऐसे फैक्ट्री के ओनर्स होते थे जैसे कि जो सैलरी तो कम देते थे अपने लेबर्स को और काम पूरा लेते थे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करवाते थे। तो इसीलिए उन फैक्ट्री ओनर्स को, लैंड ओनर्स को भी ये लोग अपोज करते थे। कौन, रेडिकल्स। लिबरल्स उन्हें सपोर्ट करते थे और उनमें से काफ़ी सारे तो लोग लिबरल्स ही होते थे, क्योंकि लिबरल्स थे जो रिच थे, थर्ड एस्टेट के लोग, तो वो फैक्ट्री अपनी खोल लेते थे और वो रेडिकल्स से, मतलब गरीब लोगों से काम करवाते थे, पूरा निचोड़ लेते थे और कम सैलरी देते थे। दे आर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बात कह रहे हैं रेडिकल्स के लिए कि रेडिकल्स लोग जो थे वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, पर उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं हम कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव्स हमने देखा था कि जो लोग हमारे कौन होते थे, जो राजा महाराजा वगैरह होते थे वे हुआ करते थे। तो ये हमारे रेडिकल्स और लिबरल्स से अलग हैं। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब ख़त्म हुआ
तो हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स ने भी अपना माइंड खोल दिया था। अब इसमें क्लर्जी नोबिलिटी वाले लोग होते थे, तो ये क्यों चाहेंगे कि चेंजेस आए और राजा का रूल ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनको तो फ़ायदा था, इनको तो टैक्स पे भी नहीं करना पड़ता था, इनको तो सारे बेनिफिट्स मिलते थे। तो ये तो चाहेंगे कि चेंजेस ना आए, बट चेंजेस तो आने थे। अब धीरे धीरे इन्हें जब पता चला कि चेंजेस आएंगे, अर्लियर तो 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स अपोज कर रहे थे कि चेंजेस नहीं आने चाहिए, जो आइडिया था चेंज का उसको अपोज करते थे। बट 19th सेंचुरी आते आते इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दैट सम चेंज वॉज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब कि नहीं रोक सकते हैं हम, चेंजेस तो आके ही रहेंगे। बट ये चाहते थे कि अगर चेंजेस आ रहे हैं तो पास्ट को रिस्पेक्ट किया जाए, कि मतलब जो भी पास्ट में वे पोजीशन पे थे इस वजह से उन लोगों को रिस्पेक्ट दी जाए और चेंजेस को थोड़ा थोड़ा स्लो लेकर आया जाए, ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ चेंज कर दिया। कल राजा था और आज सरकार बनी हुई है और राजा को अब आज के टाइम पे कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो ऐसा ना हो। तो ये जो कुछ भी हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसके कारण काफ़ी सारी चेंजेस आए। पूरा फ्रांस की पॉलिटिक्स चेंज हो गई, फ्रांस की, यूरोप की, रशिया की, हर जगह की, पूरे ही यूरोप की और साथ में पूरे वर्ल्ड की भी पॉलिटिक्स में चेंजेस आए, हर जगह रिवॉल्यूशन होने लगे। तो किस तरीके से नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 19th सेंचुरी में और उससे किस तरीके से सब कुछ पॉलिटिक्स में चेंजेस आए हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।